ओके गाइस, सो टुडेज टॉपिक विल बी हिंदी। अब हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सेम गोज विद नवंबर 2012। जिन्होंने लैंग्वेज 1 ली थी ये उनके लिए है और लेवल 2 वालों का ये पेपर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमको गद्यांश पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस जो है उनके आंसर करने हैं। ये कहाँ से लिया है, आपका गिजूभाई वाले चैप्टर से। ठीक है, गिजूभाई न केवल बच्चों की क्षमता बल्कि बौद्धिकता में भी विश्वास करते हैं। वो केवल उनकी कैपेबिलिटी में नहीं बल्कि वो कितना सोच सकते हैं उसमें भी विश्वास करते हैं। अपितु भी उनकी सृजनात्मक में भी अगाध आस्था रखते हैं। उनको उनकी क्रिएटिविटी में भी यकीन है। उनके अनुसार कुछ हत्याएं पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती। गिजूभाई वे कहते हैं कि कुछ हत्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे पीनल कोड में उनका कोई पनिशमेंट नहीं है। उनमें कानूनवेत्ताओं को अपराध जैसी कोई भी चीज नजर नहीं आती। कानूनवेत्ताओं की न्याय नीति संबंधी मर्यादाएं सिर्फ पीनल कोड से बंधी है। शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्य, रूढ़ि और धर्म की कोई भी सत्ता नहीं है। इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए ना कोई पीनल कोड, ना ही कोई उन्हें निंदनीय मानता और ना ही कोई धार्मिक भय है। जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा ही अपराध है बालक की सृजन शक्ति की हत्या। अब ये जो चीज है, जो क्रिएटिविटी होती है बच्चे की, जब हम उसको मार देते हैं तो ये कहीं पे भी पीनल कोड में इसके लिए कोई क्राइम मेंशन नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य का सृजन किया और उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की। भगवान ने बहुत सारे लोग बनाए और सबके अंदर अपनी एक खुद की क्रिएटिविटी होती है। मनुष्य के सृजन की अनंत शक्ति के समान ही अगणित है। साहित्य एक सृजन है, चित्रकला दूसरा सृजन है, संगीत तीसरा सृजन है और स्थापत्य चौथा सृजन है। इस तरह गिनने बैठा जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेक से अनेक आकृतियों को गिना जा सकता है। जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः इन निर्णयों में ही बालक की सृजन शक्ति जो है उसका दमन हो जाता है। अब क्या है, ये पैसेज आपने पूरा पढ़ा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। गिजूभाई का विश्वास किसमें नहीं है? बच्चे की बौद्धिकता में, उनकी क्षमता में, उनकी रचनात्मकता में, उनके भविष्य का निर्णय शिक्षक और अभिभावक के द्वारा तय करने में। पहली लाइन में हमने देखा था क्षमता में यकीन है, बौद्धिकता में यकीन है और सृजनात्मकता में भी वो आस्था रखते हैं। तो यहाँ ये तीनों ही सही है, लेकिन जो चौथा है वो यहाँ क्या है, गलत है। कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है? धोखाधड़ी करना, चोरी करना, बालक की सृजन शक्ति का दमन और रिश्वत लेना। ये पीनल कोड के अकॉर्डिंग क्राइम है, ये क्राइम है और ये क्राइम है। लेकिन यहाँ क्या है, जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा अपराध बालक की सृजन शक्ति की हत्या, जिसको लिए कोई पीनल कोड निंदनीय नहीं मानता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बच्चे क्या करें और क्या ना करें जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं। यहाँ पे है कि जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करने लगे कि बच्चे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो इसमें बालक की जो सृजन शक्ति है उसका दमन हो जाता है। बच्चे में पढ़ने लिखने के प्रति रुचि जागृत होगी, हो ही नहीं सकता। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर एक प्रेशर बना दें तो उस कंडीशन में आपको जो लाइफ में अचीव करना है वो आप कभी भी नहीं कर सकते। बच्चे में सृजन शक्ति का दमन होता है, बिल्कुल सही है। बच्चे में रचनात्मकता भर जाती है, नहीं। हम अंडर प्रेशर कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकते। अभिभावक व बच्चों के संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, नहीं। बच्चे जो है वो पेरेंट्स से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत क्या नहीं आता है? अगर आप ये पैसेज नहीं भी सही से पढ़ पाए ना तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कहानी लेखन ऑब्वियसली ये क्रिएटिविटी होती है। मिट्टी से खिलौने बनाना ये भी क्रिएटिविटी होती है। किसी विषय पर अपने विचार लिखना, ये तीनों क्या है, क्रिएटिविटी होती है। आप अपनी मौलिकता जो है उसको इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन प्रश्नों के उत्तर रटना, दिस कांट बी नेवर बी क्रिएटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने पे बनेगा। अगर मैं साहित्य वर्ड है, ये क्या है, मूल शब्द, अगर मैं इसमें एक प्रत्यय लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, साहित्यिक। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यहाँ क्या है, साहित्यिक, बहुत ज्यादा उसको जनरलाइज कर दिया है। साहित्यिक बड़ी एक ही मात्रा नहीं आएगी, साहित्यिक नहीं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज बौद्धिक और ऐतिहासिक शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय है। एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, और एक होता है प्रत्यय जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मूल शब्द और प्रत्यय। बौद्धिक में क्या हो जाएगा, बुद्धि प्लस इक,
और जैसे ही एक प्रत्यय जुड़ेगा तो आगे वाला जो वर्ड होता है उसमें ओ की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बुद्धि मूल शब्द और एक प्रत्यय। ऐतिहासिक की बात करें तो यहाँ हो जाएगा इतिहास प्लस इक, ये क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। पहला वाला करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, बौद्धि, तो ये वैसे ही गलत हो गया। यहाँ बौद्ध है, यहाँ पे बुद्ध है, तो ये तीनों अपने यहाँ गलत है। न्याय नीति में कौन सा समास है, समास 6 होते हैं, मूल समास देखें तो 4 ही होते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। कर्मधारय समास होता है जिसमें हम विशेष्य और विशेषण इनको इसमें यूज में लेते हैं, जैसे कमल नयन, कमल जैसे हैं जिसके नयन। तत्पुरुष समास होता है जिसमें का, के, की जो है उनको यूज किया जाता है। एक होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, उपसर्ग जो है उनको यूज में इसमें लिया जाता है। एक होता है द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद जो होते हैं ना, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो न्याय और नीति, यहाँ इसका समास विग्रह क्या होगा, न्याय और नीति, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसमें क्या लगेगा, कनेक्टिंग वर्ड लगेगा, और, तथा, एवं, ये सब क्या होते हैं, द्वंद्व समास में आते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, परमात्मा ईश्वर का पर्यायवाची होता है, जगदीश ईश्वर का पर्यायवाची होता है, परमेश्वर हम बोलते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा है वो ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होता। समान का विलोम शब्द है, समान का क्या हो जाएगा, असमान, ठीक है। समानता का क्या हो जाएगा, असमानता, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या है, पोयम पढ़नी है, और पोयम पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, जो बादल है वो अच्छे से बन ठन के संवर के आए हैं। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, और उनके आगे क्या है, नाचती गाती सी हवा चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, दरवाजे और खिड़की जो है जब हवा चलती है तो वो खुलते हैं दरवाजे और खिड़की। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन मतलब मेहमान, मेहमान मतलब जो लड़की के जो हस्बैंड होते हैं, तो पाहुन मतलब मेहमान जो आए गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, जब हवा चलती है तो पेड़ झुक जाते हैं, तो उसमें उसको एक मानवीकरण अलंकार जो है उसमें इन्होंने इसको यूज किया है कि जो पेड़ है वो झुक के गर्दन उचका के देख रहे हैं। आंधी चली धूल चली घाघरा उठाए, आंधी और धूल जो है वो ऐसे चल रही है जैसे घाघरा उठा रखा है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर घर की बरसबास सुधी लीनी, जो पीपल का पेड़ है वो बूढ़ा हो गया है, हवा के डर से मतलब हवा के जोर से वो आगे खिसका, और उसके बाद उसने क्या की है, बहुत सालों बाद अपने घर की सुध ली है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। और जो बेल है वो क्या किवाड़ के चारों तरफ लटक के बोल रही है कि पानी जो है उसको परात में भर के लाया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, जो क्षितिज होता है, दामिनी मतलब बिजली, बिजली कड़कती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, अब हमें क्षमा करो हमारे भ्रम की जो गांठ है वो अब खुल गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के पंक्ति का भाव किसमें है, कि जो बादल है वो कैसे है, सच संवर के आए हैं। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। भूरे बादल आकाश में घिर आए हैं, नहीं। बादलों ने सूरज को ढक लिया है, नहीं। बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया है, नहीं। मेघों के आने से लगता है मानो कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों। बादल आसमान में छा गए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मेघों के आने से ऐसा लगता है मानो कहीं पे उत्सव मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोलती और समझती है, वह कभी विद्यालय नहीं गई। यह किस चीज का उदाहरण है, जब बचपन से ही वो चीजों को समझ रही है, बोल रही है, और कभी स्कूल भी नहीं गई है, मतलब वो क्या है, भाषा अर्जन का। जो भाषा अर्जन होता है ना वो हमेशा एक नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है, जहाँ पे आपको फोर्सफुली जो चीजें हैं उनको ना तो रटाया जाता है ना ही आपको समझाया जाता है। आप नेचुरली चीजों को क्या करते हो, एक्वायर करते हो। और जो भाषा सीखना होता है वो हम किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके ट्रेन टीचर्स के अंडर उसको सीखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है, पाठ्य सामग्री, परीक्षा, भाषाई अभ्यास और भाषिक परिवेश। ऑब्वियसली जो परीक्षाएं होती हैं वो भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण होती हैं। महत्वपूर्ण तो है लेकिन कम महत्वपूर्ण है।
इंपॉर्टेंट क्या होगा, भाषिक परिवेश, कि आप बच्चे को कैसा लैंग्वेज एनवायरनमेंट दे रहे हो। अगर एनवायरनमेंट ही सही नहीं है तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगा। भाषाई अभ्यास, कि आप बच्चे से कितना प्रैक्टिस करवाते हो। पाठ्य सामग्री, कि बच्चे को आपने पढ़ने के लिए ऐसी कौन सी सामग्री दी है जहां से वो अपने भाषा शिक्षण को स्ट्रॉन्ग कर सके। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। सुलेखा जो है वो बच्चों के साथ क्या कर रही है, बातचीत कर रही है, तो बच्चों की परीक्षा तो ले नहीं रही इसमें, ना ही बच्चों को वो वोकल बना रही है, ना ही समय वेस्ट कर रही है, बल्कि वो क्या कर रही है, बच्चों को नेचुरली लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए एक एनवायरनमेंट दे रही है। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, ये कभी भी सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता। बच्चों के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, बिल्कुल सही बात है। सतत और व्यापक मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है कि हम बच्चे को टाइम टू टाइम फीडबैक दे सके, हम ये जान सके कि बच्चे ने कितना सीखा है और कहाँ बच्चे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। केवल बच्चे की कमियों को जानना नहीं, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। तो जो सतत मूल्यांकन होता है वो होता है आपका कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। इसमें क्या होता है, हम बच्चे का पूरे साल क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, उसको पूरे साल फीडबैक दिया जाता है और उसमें पूरे साल इम्प्रूवमेंट होता है। तो प्रतिदिन परीक्षाएं लेना सतत मूल्यांकन नहीं होता, हर महीने परीक्षा लेना भी नहीं होता है। बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करने के लिए ही सीसीबी बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ होता है कि बच्चे का जो भाषा प्रयोग है उसका आप निरंतर अवलोकन करते रहिए। बच्चा क्लास में किस तरीके से लैंग्वेज को यूज कर रहा है, कहाँ वो गलती कर रहा है, तो इन सब चीजों को जब आप ध्यान में रखोगे तो आप कंटिन्यूअसली बच्चे का ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, मौन पठन करना। ये जो चीजें होती है ना, ये हमेशा गद्य पठन में की जाती है। जब हम किसी पैसेज को पढ़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, मौन पठन भी होता है उसका, और बोल बोल के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब बच्चे की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना हो तो उसके लिए हम बच्चों के अंदर सहस्वर पठन जो है उसको करवाते हैं। सहस्वर पठन में क्या होता है, बच्चा एक तो उसको लाउड पढ़ेगा, दूसरा बच्चा लय, सुर, ताल, एंटोनेशन इन सबको ध्यान में रख के उस चैप्टर को कंप्लीट करेगा। बच्चों की कक्षा में, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित करता है। जब आप लैंग्वेज की क्लास में न्यूज़पेपर को यूज करते हो तो बच्चे को मुख्य शीर्षक याद है नहीं, इसलिए न्यूज़पेपर यूज नहीं होता है। न्यूज़पेपर क्या होता है, एक मुद्रित सामग्री होती है। क्लास में जब हम मुद्रित सामग्री को लाते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसमें जो भी लेख लिखा हुआ है, जो भी आर्टिकल छपा हुआ है, उस पर बच्चा अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है। जैसे कई बच्चे होते हैं जो विरोध में बोलते हैं, कई बच्चे होते हैं जो फेवर में बोलते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है नहीं, बच्चे की भाषा पर समाचार पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। भाषा जो होती है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, व्याकरण पर आधारित होती है। भाषा व्याकरण पर आधारित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी ही वो ग्रामेटिकल होती है। जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। लैंग्वेज को जानने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप उसके ग्रामर को जानना चाहते हैं। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट हो सकता है और 4th भी, लेकिन करेक्ट वैसे जाए तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होना चाहिए कि जीवन की विभिन्न स्थितियां जो है उनको ये साधती है। क्यों, क्योंकि भाषा जो होती है वो आपस में कम्युनिकेट करने में काम आती है। एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है और एक रिसीवर होता है। तो जो मैसेज होता है वो क्या होती है, भाषा ही तो होती है। तो यहाँ पे सेंडर भाषा यूज करता है और रिसीवर भी भाषा यूज करता है। ठीक है। भाषा के आधारभूत कौशल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये कैसे होते हैं, पृथक होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं और हमेशा अर्जित किए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं।
अगर आप लिसनिंग जो है उसको नहीं सीखेंगे तो आपको स्पीकिंग नहीं आएगी, स्पीकिंग नहीं आएगी तो रीडिंग नहीं आएगी, और रीडिंग नहीं आएगी तो राइटिंग नहीं आएगी। स्पीकिंग और राइटिंग कैसे होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। लिसनिंग और रीडिंग कैसे होते हैं? रिसेप्टिव होते हैं। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।